हेलो फ्रेंड्स, समन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके सामने पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा निर्मित आज का यह वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स दबाएँ ताकि मेरे आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट, हम अपनी इस क्लास में आईआईटी, नीट, जेई और पीटी जैसे एग्ज़ामों में पूछे गए सवालों से संबंधित टॉपिक का जिक्र करेंगे। बेसिकली यह टॉपिक जो है वो क्लास 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक है और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताया गया यह मौखिक जानकारी अच्छा लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक जड़त्व से, अर्थात इनर्शिया से। जड़त्व क्या होता है स्टूडेंट? हम सामान्यतः अपने आसपास के वस्तुओं पर अगर गौर करें तो यह देखते हैं कि कुछ वस्तुएं जो होती हैं वो कई सालों से एक जैसे पड़े रहती हैं। कुछ वस्तुएं जो होती हैं उनमें नित्य प्रतिदिन कोई परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, तो ये उनकी दो अवस्थाएं हैं स्टूडेंट, एक विरामावस्था और एक गत्यावस्था। मतलब जिन वस्तुओं में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है वो वस्तु विरामावस्था में कहला जाती हैं, और जिन वस्तुओं में समय के साथ नित्य परिवर्तन होते रहता है ऐसे वस्तुओं को हम गत्यावस्था में कहते हैं। ठीक, तो ये गत्यावस्था विरामावस्था तो जो है वो दो प्रकार हैं। वो दो प्रकार किसके हैं स्टूडेंट? तो वो दो प्रकार इनर्शिया के हैं, अर्थात वो जड़त्व के दो प्रकार हैं। ठीक है, एक जो विरामावस्था हमने कहा वो है विराम का जड़त्व, और जो गत्यावस्था हमने कहा वो है गति का जड़त्व। ठीक, तो विराम का जड़त्व और गति का जो जड़त्व है वो जड़त्व के दो प्रकार हो गए। ठीक, तो आते हैं स्टूडेंट अब जड़त्व क्या होता है उस पर। देखिए स्टूडेंट, क्या होता है कि कुछ वस्तुएं जो होती है वो बाह्य बल की अनुपस्थिति में स्वतः ही विरामावस्था या गत्यावस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। ठीक है, अर्थात कहा जाए कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहता है, और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गतिशील ही रहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक, तो ऐसे वस्तुओं को या ऐसे गुण को हम जड़त्व कहते हैं, और यह गुण जिन वस्तुओं में होता है उन वस्तुओं को जड़त्व बॉडी या जड़त्व की वस्तु कही जाती है। ठीक है, मैंने जड़त्व की परिभाषा लिख दिया है स्टूडेंट कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था या गत्यावस्था में स्वतः ही परिवर्तन का विरोध करती हैं उसे जड़त्व कहते हैं। ठीक है, अब जड़त्व के कई उदाहरण हैं स्टूडेंट, आप जो अपने घर के आसपास बहुत सारे वस्तुएं देख रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि कोई दीवार कई सालों से एक जैसा पड़ा हुआ होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो उस दीवार को विराम के जड़त्व कह सकते हैं, उदाहरण है। ठीक है, कि यह विराम के जड़त्व का उदाहरण है, समय के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो आते हैं विराम के जड़त्व में कि क्या होता है विराम का जड़त्व। स्टूडेंट, विराम के जड़त्व की परिभाषा अगर हम बताना चाहें तो इस प्रकार से बता सकते हैं कि यदि किसी वस्तु में, या कह सकते हैं कि किसी वस्तु का वह गुण जिसमें बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल मतलब एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल वर्क के अब्सेंट में, अनुपस्थिति में, ठीक है, वह स्वतः ही अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, तो ऐसे वस्तु को या ऐसे गुण को कहा जाता है विराम का जड़त्व, अर्थात रेस्ट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मैंने विराम के जड़त्व की परिभाषा भी लिख दिया है स्टूडेंट, आप स्पष्ट हो जाएंगे कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी विरामावस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होता है या परिवर्तन करने का विरोध करता है, तो उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। स्टूडेंट, विराम के जड़त्व की परिभाषा आप दूसरे शब्दों में भी बता सकते हैं। उसकी सामान्य परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हैं कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है अर्थात विरामावस्था में है, तो वह तब तक विरामावस्था में रहेगी, तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है,
तो ये विराम के जड़त्व का एक उदाहरण के द्वारा अगर बताना चाहें तो आप बता सकते हैं स्टूडेंट कि कोई फुटबॉल को छोड़िए, हम एक पत्थर ले लेते हैं, कोई बड़ा सा पत्थर कहीं पर स्थिर रख दिया गया है, तो उस बड़े से पत्थर में किसी भी प्रकार का समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं आता, अर्थात ना वो अपने आप टूटता है ना वो अपने आप बड़ा होता है। ठीक है, तो ना तो उसका आकार बढ़ता है ना उसके आयतन में कोई परिवर्तन होता है। तो ये पत्थर जो होगा वो विराम के जड़त्व का एक अच्छा उदाहरण होगा। एक आपके सामने बहुत बड़ा पहाड़ को भी आप उदाहरण में ले सकते हैं स्टूडेंट। पहाड़ भी जब उसको छोटा किया जाता है, अर्थात उसकी मिट्टी को काटा जाए, ठीक है, या उसके पेड़, उस पर लगे पेड़ पत्थरों को हटाया जाए, तो आप उसके आकार को छोटा कर सकते हैं। लेकिन पहाड़ कभी भी अपने आप छोटा नहीं होता। ठीक है, स्वतः, अपने आप मतलब स्वतः, ठीक है, छोटा नहीं होता, या अपने आप वो बहुत बड़ा भी नहीं होता। जो कई सालों से आप देख रहे होंगे पहाड़ की साइज जो होगी वो एक बराबर कंटिन्यू आपको दिख रही होगी, चाहे उस पर पेड़ पौधे हों या उस पर पेड़ पौधे ना हो तो भी। ठीक है, अब वो छोटा कैसे होगा? तो स्टूडेंट जब हम उस पर बाह्य बल लगाएंगे, बाह्य बल किसी भी रूप में लगा सकते हैं, तब आप उसके आकार को किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था विराम के जड़त्व का एक सिंपल सा उदाहरण। ऐसे ही विराम के जड़त्व के बहुत सारे उदाहरण हैं स्टूडेंट। तो मैं आपको विराम के जड़त्व के उदाहरण बताने से पहले गति का जड़त्व की परिभाषा बता देता हूं कि गति का जड़त्व क्या है। मैंने बोर्ड पे गति के जड़त्व की परिभाषा नहीं लिखा है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि यदि कोई वस्तु बाह्य बल की अनुपस्थिति में, सेम टू सेम यही रहेगा स्टूडेंट, कि किसी वस्तु का वह गुण, या यदि कोई वस्तु, ठीक है, बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी, यहां पर विरामावस्था है, हम वहां पर गत्यावस्था यूज कर देंगे, अपनी गत्यावस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, तो ऐसे गुण को या ऐसे वस्तु को गति का जड़त्व कहते हैं। गति के जड़त्व के लिए हम फुटबॉल का एक उदाहरण ले लेते हैं कि किसी मैदान में या प्लेन सरफेस पर किसी फुटबॉल को लुढ़का दिए या किसी गेंद को लुढ़का दिए, तो वो गेंद तब तक लुढ़कता रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना पड़े। अब बाह्य बल मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा लगा हुआ हो, कोई जरूरी नहीं है स्टूडेंट, घर्षण के द्वारा भी उस पर बाह्य बल लग सकता है, जिसके कारण वो कुछ दूर लुढ़कते लुढ़कते जाकर रुक जाए। ठीक है, अब दूसरा, हवा का भी बाह्य बल उस पर लग सकता है जो उसके वेग को रोक दे, है ना। अगर स्टूडेंट हम इसको गिरा रहे हैं तो ये गति के जड़त्व का उदाहरण है, तब तक गिरेगा जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल न लगे। जैसे कि या तो हम दूसरे हाथ के लगाकर इसको पकड़ सकते हैं तो ये रुक जाएगा, अगर दूसरा हाथ नहीं लगाए तो स्टूडेंट ये जाकर पृथ्वी से टकराएगा या धरती की सतह से टकराएगा, तो सतह के द्वारा इस पर बाह्य बल लगेगा, तब जाकर ये गिरता हुआ कोई भी पिंड रुकता है। ठीक है, तो गति की अवस्था हो तो उसमें भी बिना बाह्य बल के आप उसके आकार या आकृति या उसके स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकते, या विरामावस्था हो तो भी आप उसके आकार या आयतन में परिवर्तन बिना बाह्य बल के नहीं कर सकते। तो ये दो गुण जो है वो जड़त्व के कारण होता है। ठीक है, चलिए मैं आपको विराम के जड़त्व के कुछ उदाहरण बता देता हूं और गति के जड़त्व के कुछ उदाहरण बता देता हूं। स्टूडेंट ये दो उदाहरण हैं, हमने लिख दिए हैं। एक उदाहरण मैं आपको ऐसे ऑरल बता दूंगा कि कंबल को छड़ी से पीटने पर धूल के कण झड़ जाते हैं, क्यों? ठीक है स्टूडेंट, ध्यान देंगे, कंबल को जब हम छड़ी से पीटते हैं तो धूल के कण गिर जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है स्टूडेंट, मुख्य रूप से अगर आपको एक वाक्य में आंसर देना हो तो आप बता सकते हैं विराम के जड़त्व के कारण। ठीक है, विराम के जड़त्व के कारण कंबल के धूल गिर जाते हैं। होता क्या है स्टूडेंट, वो मैं आपको बता देता हूं। प्रारंभ में कंबल और धूल के कण दोनों विरामावस्था में रहते हैं, ठीक है, परंतु जैसे ही कंबल को आप छड़ी से पीटते हैं तो कंबल जो है वो विरामावस्था से बदलकर गति अवस्था में आ जाता है या गत्यावस्था में परिवर्तित हो जाता है, परंतु जो धूल के कण होते हैं वो विराम के जड़त्व के कारण
विराम अवस्था में ही पड़े रहते हैं, इसलिए धूल के कण गिर जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? रिपीट कर दे रहा हूं कि प्रारंभ में धूल के कण और कंबल दोनों विरामावस्था में रहते हैं, परंतु जब छड़ी से कंबल को पीटा जाता है तो कंबल विरामावस्था से परिवर्तित होकर गत्यावस्था में आ जाता है, लेकिन जो धूल के कण होते हैं वो विराम के जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही पड़े रहते हैं, इसलिए वो गिर जाते हैं। ठीक है, पहले प्रश्न का ये उत्तर हो गया कारण सहित। दूसरा प्रश्न है हमारे पास स्टूडेंट कि पेड़ की डाल को हिलाने पर उसमें लगे फल नीचे गिर जाते हैं, क्यों? तो इसका उदाहरण ये आप बता सकते हैं, इसमें भी आप एक वाक्य में आंसर देंगे तो विराम के जड़त्व के कारण गिर जाते हैं। अब होता क्या है, उसका मेन कारण समझिए। जब हम प्रारंभ की बात करें तो पेड़ का डाल और फल दोनों विराम के जड़त्व के कारण विरामावस्था में रहता है, लेकिन जैसे ही हम डाल को हिलाते हैं तो डाल जो है वो विरामावस्था से गत्यावस्था में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन जो उसमें लगा हुआ फल है वो विराम के जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही रहता है और टूट जाता है। टूटने के बाद उस फल का जो द्रव्यमान होता है वो चूंकि बढ़ जाता है और पृथ्वी का आकर्षण बल उसको अपनी ओर खींच लेता है। ठीक है, जिससे वो फल नीचे गिर पड़ता है। तो ये उसका मेन कारण था स्टूडेंट कि फल जो है विराम के जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही पड़ा रह जाता है, इसलिए टूटकर गिर जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड एग्जाम्पल जो है वो कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि बस के एकाएक चलने पर बस में बैठा सवारी या खड़ा सवारी पीछे की ओर गिर जाता है या खिंचाता है। ठीक है, तो इसका भी कारण है विराम के जड़त्व के कारण। स्टूडेंट, प्रारंभ में होता यह है कि बस और बस में बैठा सवारी दोनों विरामावस्था में होते हैं, लेकिन जैसे ही अचानक बस चलती है तो जो शरीर का भाग, व्यक्ति के शरीर का जो भाग बस के संपर्क में रहता है वो बस के साथ गति अवस्था में परिवर्तन या परिवर्तित हो जाता है, लेकिन व्यक्ति का वह भाग जो बस के संपर्क में नहीं होता, जैसे कमर के ऊपर का पूरा भाग बस के संपर्क में नहीं होता, कमर के नीचे का भाग ही बस के संपर्क में होता है, तो वो विराम के जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही पड़ा रहता है और बस जैसे ही आगे बढ़ती है अचानक तो व्यक्ति का वो भाग जो विरामावस्था में था वो पीछे की ओर गिर जाता है या पीछे की ओर गिरने लगता है। ठीक है, तो ये तीन मुख्य उदाहरण थे विराम के जड़त्व के। अब गति के जड़त्व के, तो गति की जड़त्व का एक परिभाषा तो मैं आपको बता दिया, गति के जड़त्व का दूसरा परिभाषा मैं आपको बता देता हूं कि यदि कोई वस्तु गत्यावस्था में है या गतिशील है तो वह तब तक गतिशील रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो इससे या इस घटना को या इस वस्तु को गत्यावस्था या गति का जड़त्व कहते हैं। ठीक है, गति के जड़त्व के भी कुछ उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। स्टूडेंट, पहला उदाहरण हमने लिखा है कि बस के एकाएक ब्रेक लगाने पर उसमें बैठा व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? और दूसरा उदाहरण हमने लिखा है कि दौड़ते हुए घोड़े के एकाएक रुक जाने पर घुड़सवार आगे की ओर गिर जाता है, क्यों? स्टूडेंट, आपको लग रहा होगा कि मैंने बस वाला उदाहरण क्यों लिया, तो स्टूडेंट यहाँ कन्फ्यूजन रहता है कि विराम के जड़त्व में भी बस का उदाहरण पूछ सकता है, गति के जड़त्व में भी बस वाला उदाहरण पूछ सकता है, बस थोड़ा सा शब्दों का फेर होता है। जब विराम का जड़त्व में पूछेगा तो उसमें बोलता है कि बस में खड़ा या बैठा व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है, वो विराम के जड़त्व के कारण होता है। लेकिन जब गति का जड़त्व का उदाहरण पूछेगा तो उसमें बोलेगा कि खड़ा व्यक्ति या बैठा व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, तो जब आगे की ओर झुक जाता है मतलब वो गति के जड़त्व का उदाहरण है। ठीक है, चलिए मैं आपको कंफ्यूजन दूर करता हूं इसका। देखिए होता क्या है, पहला का अगर आप एक वाक्य में उत्तर देंगे तो आपका सिंपल सा उत्तर होगा गति के जड़त्व के कारण।
लेकिन कारण सहित जब आप इसको बताएंगे तो आपको कारण सहित बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि बस और बस में बैठा सवारी या व्यक्ति दोनों प्रारंभ में गति के जड़त्व के कारण गत्यावस्था में होते हैं। ठीक है, जैसे ही अचानक बस ब्रेक मारती है, एकाएक का मतलब होता है सडनली, अचानक ब्रेक लगाती है, तो बस तो विरामावस्था में आ जाती है तुरंत, मतलब गति अवस्था में से बदलकर किस अवस्था में आ गई, विरामावस्था में आ गई। तो व्यक्ति या सवारी का वह भाग जो बस के साथ जुड़ा हुआ रहता है या बस के साथ संपर्क में रहता है, जैसे हमारा पैर अर्थात कमर के नीचे का समस्त भाग जो है वो बस के संपर्क में रहता है। तो जैसे ही बस विरामावस्था में आ जाती है, व्यक्ति के शरीर के कमर के नीचे का भाग विरामावस्था में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन कमर के ऊपर का जो भी भाग है वो गति के जड़त्व के कारण गति के दिशा में गतिमान रहता है। ठीक है, गति के जड़त्व के कारण गति के दिशा में ही गति करता रहता है या गतिमान रहता है, इसलिए व्यक्ति या सवारी आगे की ओर झुक जाता है। ब्रेक लगाने पर कोई भी व्यक्ति आगे की ओर इस प्रकार से झुकता है। ठीक, और जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो व्यक्ति पीछे की ओर इस प्रकार से झुकाव महसूस करता है। ठीक है स्टूडेंट, ये पहला उदाहरण का कारण था। दूसरा का कारण है, दौड़ते हुए घोड़े के एकाएक रुक जाने पर घुड़सवार आगे की ओर गिर जाता है। स्टूडेंट, इसका भी यही उदाहरण है, गति के जड़त्व के कारण। अब इसमें क्या होता है कि प्रारंभ में घुड़सवार और घोड़ा दोनों, जब घोड़ा दौड़ रहा है तो दोनों गति के जड़त्व के कारण गत्यावस्था में रहते हैं, लेकिन जैसे ही अचानक घोड़ा रुकता है, अचानक सडनली घोड़ा रुकता है, तो घोड़ा विरामावस्था में परिवर्तित हो जाता है, गत्यावस्था से विरामावस्था में आ जाता है। लेकिन घुड़सवार का वह भाग जो घोड़े के संपर्क में रहता है, मतलब कमर के नीचे का संपूर्ण भाग घोड़े के संपर्क में रहता है, इसलिए वो भी विरामावस्था में आ जाता है, लेकिन कमर से ऊपर का जितना भी भाग है वो गति के दिशा में गतिमान रहता है, वो विरामावस्था में परिवर्तित नहीं हो पाता। इसलिए जिस दिशा में घोड़ा दौड़ते रहता है, घुड़सवार उसी दिशा में आगे की ओर गिर जाता है। ये इसका मेन कारण है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, और भी इसके उदाहरण है, जैसे लंबी कूद में खिलाड़ी जो है वो कुछ दूर रनअप लेकर दौड़ता है, तो गति के जड़त्व के कारण उसको बल मिलता है और बल मिलने से वो और अधिक लंबा कूद सकता है। ठीक, ये एक उदाहरण होगा। दूसरा उदाहरण है कि जब ट्रेन या रेल चलती है, चलते चलते अचानक ब्रेक मारती है, तो ट्रेन में बैठा सवारी भी अपने आप को आगे की ओर झुका हुआ या गिरा हुआ महसूस लगता है कि गिर जाएगा, उसको ऐसा फील होता है। एक और उदाहरण है स्टूडेंट कि ट्रेन चलती हुई ट्रेन से जब सवारी कूदता है तो वो गिर जाता है, किस दिशा में, जिस दिशा में ट्रेन गति कर रही है उसी दिशा में गिर जाता है। ये बहुत क्रिटिकल उदाहरण है और कई परीक्षाओं में पूछा गया है। जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था तब भी, और कॉलेज स्टैंडर्ड में था तो भी आई थिंक एक उदाहरण में ये पूछा गया सवाल था। ये बीएससी, ये जो चैप्टर मैं बता रहा हूँ ये बीएससी के सिलेबस में भी है स्टूडेंट। तो होता क्या है कि प्रारंभ में ट्रेन और ट्रेन का सवारी पैसेंजर, ठीक है, दोनों गति के जड़त्व के कारण गत्यावस्था में रहते हैं, लेकिन जैसे ही पैसेंजर ट्रेन से जंप करता है तो पैसेंजर के शरीर का वह भाग जो पृथ्वी के संपर्क में आती है, क्योंकि पृथ्वी तो गति नहीं कर रही थी, ट्रेन के सापेक्ष पृथ्वी स्थिर अवस्था में थी। ठीक है, तो सवारी या पैसेंजर का वह भाग जो पृथ्वी के संपर्क में आता है वो पृथ्वी के साथ विरामावस्था में आ जाता है, अर्थात स्थिर अवस्था में आ जाता है, लेकिन शरीर का वह भाग जो पृथ्वी के संपर्क में नहीं आया हुआ रहता है वो ट्रेन के साथ गति अवस्था में ही गतिमान रहता है। इसलिए जिस दिशा में ट्रेन चलते रहती है, जंप करने के बाद सवारी भी उसी दिशा में गिरता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट, और इनका मुख्य कारण है गति का जड़त्व। अब यहाँ पर दोनों जड़त्वों को हटाते हुए मैं आपको न्यूटन के नियम में ले चलता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, हम आते हैं न्यूटन के गति का प्रथम नियम। ठीक है, क्या होता है? पहला नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है
तो वह स्थिर ही रहेगा, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान देंगे, मैंने कहा कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहेगा, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यह है जड़त्व का प्रथम नियम, और इस नियम को न्यूटन के गति का प्रथम नियम भी कहते हैं, और इसे ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, न्यूटन के फर्स्ट नियम के तत्पश्चात चलते हैं न्यूटन के सेकंड नियम में, और न्यूटन का सेकंड नियम क्या कहता है उसको जान लें। गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम कहता है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। इतना ही नियम है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, संवेग में परिवर्तन उसी दिशा में होता है स्टूडेंट जिस दिशा में बल लगाई जाती है। ठीक, अगर मान लिया जाए कि ये हमारे पास कोई बॉडी है, इस पर हम बल लगा रहे हैं, उस दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जिस दिशा में बल लगा रहे हैं वस्तु के संवेग में परिवर्तन उसी दिशा में हो रही है। हम बल लगा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक, तो वस्तु भी लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ रही है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम बल लेफ्ट टू राइट लगा रहे हैं और जो ऑब्जेक्ट है वो राइट टू लेफ्ट इधर आ रही है। ठीक है, अगर हम बल इधर लगाएंगे तो ही ये इधर आएगा। तो ये है आपका न्यूटन के गति का दूसरा उदाहरण। स्टूडेंट, किसी व्यक्ति को जब थप्पड़ आप इधर मारते हो ना तो व्यक्ति का फेस ऐसे घूमता है, और अगर थप्पड़ इधर मारते हो तो व्यक्ति का फेस इधर मुड़ता है। मतलब बल के अनुसार उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन होता है। अब संवेग कर रहा हूं स्टूडेंट, संवेग क्या है ना, मोमेंटम बोलते हैं संवेग को। देखिए स्टूडेंट क्या होता है, संवेग को स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल p इक्वल टू होता है mv। m मीन्स द्रव्यमान, मतलब संवेग इक्वल टू द्रव्यमान। ठीक है, और v मीन्स वेग, मतलब मास अपॉन इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो संवेग की परिभाषा क्या बनी स्टूडेंट, किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। स्टूडेंट, संवेग द्रव्यमान को m से रिप्रेजेंट करते हैं, वेग को LT इनवर्स 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो m LT इनवर्स 1 संवेग का विमीय सूत्र हो जाता है। ठीक, अब इसकी विमाएं निकालेंगे तो m से होता है किलोग्राम, L से होता है मीटर, T इनवर्स है तो प्रति सेकेंड लिख सकते हैं स्टूडेंट। ये इसकी SI या MKS पद्धति में विमा हो जाएगी। ठीक है, संवेग के बाद न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को हम प्रूव भी करेंगे। मैं आपको उसका पूरा व्यंजक डेरिवेशन प्रूव करके बताता हूं। ठीक है ना, माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से चल रही है, तब वस्तु का प्रारंभिक संवेग p1 इक्वल टू m u हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, संवेग जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटीज होता है, अर्थात सदिश राशि होता है, इसलिए हमने p1 पे भी सदिश वेक्टर लगा लिया, u पे भी सदिश वेक्टर लगा लिया। ठीक है, अब स्टूडेंट मान लेते हैं कि ये जो m द्रव्यमान की वस्तु है उस वस्तु पर हम कोई बल F लगा रहे हैं, तो F बल लगाने के बाद वस्तु जो है उसका अंतिम वेग भी हो जाता है। प्रारंभिक वेग u था स्टूडेंट, अंतिम वेग भी हो जाता है। ठीक है, तब अंतिम वेग जब भी होगा तो ऐसी स्थिति में इसका संवेग मान लेंगे p2, तो p2 इक्वल टू m भी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक, अब यहां पर हम लोग मानेंगे स्टूडेंट कि डेल्टी समय में वस्तु के संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, तो डेल्टी समय में वस्तु के संवेग में परिवर्तन को निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा डेल p, लिखेंगे डेल p इक्वल टू p2 माइनस
P1 दोनों के ऊपर वेक्टर लगा लेते हैं, ठीक है। डेल P इक्वल टू P2 माइनस P1, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे मान रख लेंगे तो ये हो जाएगा MV माइनस MU। स्टूडेंट ये M को कॉमन निकाल लेंगे तो वेक्टर V माइनस वेक्टर U हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब जो वेक्टर V माइनस वेक्टर U है उसको हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट डेल V, क्या बराबर वेक्टर डेल P इक्वल टू M डॉट डेल V। जो जहां डेल V जो हम लोग यूज किए हैं स्टूडेंट, वो डेल V वस्तु के वेग में परिवर्तन को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। अब यहां पे हम लोग बताएंगे कि संवेग में परिवर्तन की दर, इसको मिटा देता हूं, संवेग में परिवर्तन की दर संवेग में परिवर्तन की जो दर होगी स्टूडेंट वो हो जाएगी डेल P अपॉन डेल T, ठीक है। तो डेल P अपॉन डेल T मीन्स इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डेल P अपॉन डेल T इक्वल टू M डॉट डेल V अपॉन डेल T। M को बाहर निकाल लीजिए तो हो जाएगा डेल V अपॉन डेल T, डेल P अपॉन डेल T इक्वल टू M डॉट डेल V अपॉन डेल T, ठीक है। अब स्टूडेंट यहां पे हम बता सकते हैं चूंकि त्वरण इक्वल टू होता है वेग में परिवर्तन बट्टा या होल अपॉन समयांतर या समय, ठीक है। त्वरण को a से रिप्रेजेंट करते हैं, त्वरण भी सदिश राशि है, तो वेक्टर a इक्वल टू हो जाएगा डेल V अपॉन डेल T। वेग में परिवर्तन डेल V, समय में परिवर्तन या समय डेल T। जो डेल T समय है वो बहुत छोटा समय है, ठीक है। तो क्यों ना हम इस समीकरण में डेल V अपॉन डेल T के प्लेस पर वेक्टर a रख दें, तब डेल P अपॉन डेल T इक्वल टू M डॉट वेक्टर a। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है स्टूडेंट यहां ध्यान दीजिएगा कि हमने एक लाइन यहां छोड़ दिया है और एक लाइन यहां छोड़ दिया है, इसलिए हम दोनों लाइन को पहले लिख ले रहे हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। स्टूडेंट इस प्रकार हमने यहाँ पर व्याख्यान कर दिया कि माना वस्तु पर डेल T समय तक F बल लगाया जिससे उसका अंतिम वेग v हो जाता है, तब संवेग P2 इक्वल टू M डॉट वेक्टर v, और डेल T समय में वस्तु के संवेग में परिवर्तन वेक्टर डेल P इक्वल टू P2 माइनस वेक्टर P1, ठीक है। सॉल्व करने पर ही आया। स्टूडेंट यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। हम क्या करते हैं कि ऊपर का जो डेफिनेशन लिखे हैं उसको रफ कर देते हैं और इस पार्ट को पूरा थोड़ा ऊपर ले चलते हैं ताकि हमें नीचे एक्सप्लेन करने में सुविधा हो। यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, यहाँ पर हम सिर्फ एक लाइन, छोटा सा लाइन लिखेंगे कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। हमने परिभाषा में भी बताया है, तो बस द्वितीय नियम के अनुसार लिखकर कर देंगे वेक्टर F अनुक्रमानुपाती वेक्टर डेल P अपॉन डेल T। चूंकि फोर्स भी सदिश राशि है स्टूडेंट, इसलिए उस पर भी वेक्टर लगेगा, ठीक है। तो बस एक लाइन वो लिखना है और डेल P अपॉन डेल T इक्वल टू M डॉट वेक्टर ये निकाली है, तो इसको हटाकर ये रख देंगे, हमारा न्यूटन का द्वितीय नियम प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इसको। लीजिए स्टूडेंट, हो गया गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल अनुक्रमानुपाती संवेग में परिवर्तन। बल होता है वेक्टर F, अनुक्रमानुपाती संवेग में परिवर्तन समीकरण 2 देख लीजिए स्टूडेंट, डेल P अपॉन डेल T हो गया। अनुक्रमानुपाती मार्क को हटा देंगे तो एक कांस्टेंट ले लेंगे K, तो वेक्टर F यहाँ पर बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, बराबर K इंटू डेल P वेक्टर अपॉन डेल T, ठीक। K बराबर 1 मान लीजिए स्टूडेंट, माना K बराबर 1,
ठीक, के जहाँ एक नियतांक है बता दीजिएगा। ठीक, बता सकते हैं कि के जो है एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है, एक स्थिरांक है जिसका मान हम एक मान सकते हैं। तब ऐसी स्थिति में F इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी हो जाएगा। यह वेक्टर है, या आप इसी को लिख सकते हैं स्टूडेंट F, वेक्टर लगाना मत भूलिएगा, इक्वल टू m वेक्टर a या m डॉट वेक्टर a। ठीक, तो F इक्वल टू m डॉट a जो है उसको आप सिंपल विदाउट वेक्टर भी लिख सकते हैं, F बराबर m a। ठीक है, तो ये या ये दोनों जो है वो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को प्रूफ करते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, मैं आपको ले चलता हूं न्यूटन के गति के तीसरे नियम में, जहां पर यह बताया जाता है तृतीय नियम के अनुसार कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इतना ही छोटा नियम है, परंतु हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं स्टूडेंट, कि क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों एक ही वस्तु पर नहीं लगते। ध्यान देने योग्य बातें हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों एक ही वस्तु पर नहीं लगते। क्रिया एक वस्तु पर लगती है तो प्रतिक्रिया दूसरी वस्तु पर लगती है। ठीक है स्टूडेंट, मान लीजिए कि कोई बुक किसी मेज के ऊपर रखा हुआ है। मान लेते हैं, बुक को छोड़िए स्टूडेंट, हम इसकी का उदाहरण ले लेते हैं। ये मेज है, मेज के ऊपर हमने पेन को रख दिया है, तो पेन का भार नीचे की ओर कार्य करेगा, लगेगा। तो पेन के द्वारा इस मेज के ऊपर या हैंड के ऊपर लगाया गया जो भार है वो क्रिया उसको विपरीत दिशा में, मतलब ऊपर की ओर, ये तो नीचे लगा रहा है, तो नीचे से ऊपर की ओर जो बल लगाएगा वो कौन लगाएगा, ये मेज या ये हथेली हाथ की। तो ये इसके ऊपर एक बराबर का बल विपरीत दिशा में लगाता है, जो उसको नीचे नहीं गिरने देता, संभाल के रखता है, इक्वल रखता है। ठीक है, तो वो प्रतिक्रिया बल हो गई। तो ये आपका न्यूटन के गति का तीसरा नियम और उसका उदाहरण था। स्टूडेंट, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के बहुत सारे महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो आपके दैनिक जीवन से संबंधित है। ठीक है, जैसे घोड़ा गाड़ी को कैसे खींचता है ना। मैं एक दो उदाहरण बताता हूं स्टूडेंट न्यूटन के गति के तीसरे नियम का। हमने उदाहरण लिख दिया है स्टूडेंट कि जब घोड़ा गाड़ी खींचता है तो वह अपने खुरों से पृथ्वी को पीछे की ओर दबाता है, क्यों। दूसरा उदाहरण लिखा है कि राइफल से गोली दागते समय राइफल चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है, क्यों। ठीक है, तो पहले का मैं आपको कारण बता दूं, ठीक, कि न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कारण ऐसा होता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया लगाई जाती है। स्टूडेंट, होता क्या है कि घोड़ा अपने खुरों के द्वारा क्रिया बल अर्थात एक्टिव फोर्स नीचे की ओर लगाता है, मतलब खुरों से पृथ्वी को नीचे की ओर धकेलता है। तो जितना बल घोड़ा पृथ्वी पर लगाता है, पृथ्वी भी प्रतिक्रिया बल रिएक्टिव फोर्स, ठीक है, घोड़े के ऊपर लगाता है जो ऊपर की ओर होता है। मतलब घोड़ा नीचे की ओर बल लगा रहा है तो पृथ्वी के द्वारा लगाया गया प्रतिक्रिया बल ठीक ऊपर की ओर होता है, रिएक्शन फोर्स होता है उसको। ठीक है, रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। तो ये दोनों बल जो होते हैं बराबर हो जाते हैं, जिसके कारण घोड़ा जो है वो आगे बढ़ पाता है। ठीक, अब चूंकि गाड़ी जो होता है वो घोड़े से जुड़ा होता है, तो जैसे ही घोड़ा बढ़ता है घोड़े के साथ साथ गाड़ी भी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। इस प्रकार घोड़ा गाड़ी को आराम से खींच लेता है। दूसरा उदाहरण जो हमने लिखा है स्टूडेंट कि राइफल से गोली दागते समय राइफल चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, राइफल जो चलाता है व्यक्ति वो राइफल को इस प्रकार से अपने बाजू के बीच में दबाकर चलाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो जैसे ही पुश करता है तो बारूद में एक विस्फोट होती है और वो विस्फोट जो है वो पहले पीछे की ओर क्रिया बल लगाती है, मतलब पीछे की ओर धक्का मारती है, जो आगे की ओर उसको संवेग मिलता है। पीछे जब वो फोर्स मारती है या धक्का मारती है तो उस पर आगे की ओर संवेग काम करता है और तीव्र वेग के साथ बंदूक की गोली जो है वो आगे निकलती है। इसलिए
बंदूक या राइफल चलाने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। गोली क्रिया बल पीछे की ओर लगाती है तो बंदूक का पार्ट जो है उस पर प्रतिक्रिया बल आगे की ओर लगाता है, जिससे उसके संवेग बढ़ जाता है और तीव्र वेग के साथ गोली निकलता है। आप ऐसा भी बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा और भी उदाहरण है, जैसे कुएं में रस्सी के सहारे से अगर बाल्टी में पानी खींचा जाए और बीच में रस्सी टूट जाए तो खींचने वाला व्यक्ति कुएं में नहीं गिरकर पीछे की ओर गिरता है। ठीक है, होता क्या है कि पानी से भरे बाल्टी को जब हम ऊपर की ओर खींचते हैं तो हमारे द्वारा बाल्टी के ऊपर क्रिया बल लगाया जाता है, लेकिन बाल्टी जो है वो नीचे की ओर प्रतिक्रिया बल लगाती है, ऊपर की ओर नहीं लगाती। बाल्टी जो है वो कुएं के अंदर नीचे की ओर बराबर प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिसके कारण अगर बीच में रस्सी टूट जाए तो बाल्टी कुएं में गिर जाती है और खींचने वाला व्यक्ति बाहर पीछे की ओर गिर जाता है। सिंपल सा उदाहरण है जो न्यूटन के गति के तृतीय नियम से संबंधित है। ठीक है, और भी कई उदाहरण हैं स्टूडेंट, आप कभी अपने बुक्स खोलेंगे तो आपको मिलेंगे ढेर सारे उदाहरण। ठीक, हम आपको ले चलते हैं आवेग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आवेग, इम्पल्स बोलते हैं इसे। ध्यान देंगे स्टूडेंट, हमने आपके सामने लिखा है आवेग बराबर बल गुणित समय। अब क्या होता है, क्यों हमने लिखा, तो इसकी एक सिंपल सी परिभाषा होती है स्टूडेंट कि जब हम किसी वस्तु पर कोई बल अल्प समय अंतराल के लिए कोई फोर्स एक मिनिमम टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स और उस टाइम का जो प्रोडक्ट मल्टीपल होता है या मल्टीप्लिकेशन होता है या जो गुणनफल होता है उसे ही कहते हैं हम इम्पल्स या आवेग। ठीक है, तो किसी वस्तु का आवेग उस वस्तु पर लगने वाला बल तथा समय के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, अगर मान लीजिए स्टूडेंट कि बल जो है वो वेक्टर एफ है और समय जो है वो डेल टी है, अल्प समय अंतराल ले रहे हैं छोटा सा, तो आवेग को टाउ से प्रेजेंट कर सकते हैं आप या टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर एफ इंटू डेल टी हो जाएगा। स्टूडेंट, इसके आधार पर बता सकते हैं आवेग जो होता है वो सदिश राशि होता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज। यहीं तक नहीं स्टूडेंट, इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन सेकेंड होता है। न्यूटन बल का मात्रक और टाइम का मात्रक सेकेंड, इसलिए न्यूटन सेकेंड कहते हैं। स्टूडेंट, इसकी विमीय राशि देखा जाए तो बल के लिए होता है एम एल टी इनवर्स 2 और टाइम के लिए हो जाएगा टी। तो देखिए इसका घात 1 है स्टूडेंट, इसका घात -2 है, तो -2 में से 1 को घटा देंगे तो -1 बचेगा, मतलब एम एल टी इनवर्स 1। ये आवेग का विमीय सूत्र है। ठीक है स्टूडेंट, अगर यहाँ से सीजीएस पद्धति में या एमकेएसआई पद्धति का मात्रक निकालें तो न्यूटन सेकेंड भी लिख सकते हैं या इसको किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये है आवेग। अब स्टूडेंट, आवेग मैं आपको क्यों बताया, तो आवेग के बहुत सारे इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं जो आप फेस करते हैं स्टूडेंट। पहला उदाहरण लेता हूं, क्रिकेट के खेल में जो गेंद रोकने वाला प्लेयर होता है वो गेंद को रोकते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, क्यों। दूसरा उदाहरण है स्टूडेंट कि किसी कांच के प्लेट को अगर पक्के फर्श पर गिराया जाए तो वो टूट जाता है, लेकिन कच्चे फर्श पर गिराते हैं तो वो नहीं टूटता है, क्यों। तीसरा उदाहरण है स्टूडेंट, आप बता सकते हैं कि सर्कस में खेल दिखाने वाला जो व्यक्ति होता है वो जब नेट पर कूदता है, जाल पर कूदता है, तो वो कूदने के बाद सीधा खड़ा हो जाता है, लेकिन वही जब व्यक्ति जाल के बगैर कूदे तो ऐसी स्थिति में उसके जान जाने की या हाथ पैर टूटने की संभावना होती है, क्यों। चौथा उदाहरण आप बता सकते हैं स्टूडेंट कि व्यक्ति अगर कच्चा फर्श पर कूदता है तो उसे मामूली सी चोट लगती है या नहीं भी लगती है, परंतु वही व्यक्ति किसी पक्के फर्श पर कूदता है तो उसे अत्यधिक चोट लगती है, क्यों। स्टूडेंट, इन चारों का कारण बताने से पहले मैं आपको न्यूटन के तृतीय नियम का एक और बात बता दे रहा हूं कि
प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया में हम बता सकते हैं कि व्यक्ति भी धरती पर चलता है तो वो न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार चलता है। व्यक्ति, प्रत्येक जीव या प्रत्येक व्यक्ति अपने पैरों के द्वारा क्रिया बल एक्शन फोर्स नीचे की ओर लगाता है, तो पृथ्वी जो है उस पर प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लगाता है, जिससे उसका एक कदम आगे वो बढ़ पाता है। ठीक है स्टूडेंट, आप देखिएगा, आप जब चलेंगे तो इस बात को गौर करिएगा। आप एक पैर से पृथ्वी को नीचे की ओर दबाते हैं या पूरा शरीर का भार उस पर देते हैं, तब आपका दूसरा पैर आगे बढ़ने के लिए उठता है, और जैसे ही आप दूसरा पैर जमीन पर रखते हैं वैसे ही आपका फिर से पहला पैर आगे बढ़ने के लिए उठेगा। तो ये न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार होगा या होता है। स्टूडेंट, कोई भी व्यक्ति कीचड़ में, बालू में या पानी में चलने में असमर्थता व्यक्त करता है, उसको चलने में या दौड़ने में कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि वो जितना क्रिया बल पानी में, गीला मिट्टी में कीचड़ में या रेत में लगाता है, उतना प्रतिक्रिया बल उसको नहीं मिल पाता, इसलिए उसको चलने में वहां पर तकलीफ होती है। स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, ध्यान देने योग्य बात यह है कि कोई भी व्यक्ति हवा में नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि हवा में उसको कोई प्रतिक्रिया बल नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम आवेग के उदाहरण में। आवेग का पहला उदाहरण, बॉल को रोकते समय व्यक्ति अपने हाथ को पीछे की ओर इसलिए खींचता है। स्टूडेंट, पीछे की ओर खींचते समय का मान बढ़ जाता है, और जिस वेग से बॉल आती है उस पर जो बल का मान होता है वो कम हो जाता है, जिससे फील्डर को कैच लेते समय या कैच पकड़ते समय चोट नहीं लगती। दूसरा उदाहरण बता दूं कि जब किसी कांच के प्लेट को पक्के फर्श पर गिराते हैं, तो चूंकि पक्का फर्श जो है वो दबता नहीं है, जिससे कांच के द्वारा लगाया गया बल का मान बढ़ जाता है और समय का मान कम हो जाता है, जिसके कारण वो प्लेट जो है वो टूट जाता है। लेकिन उसी कांच के प्लेट को रेत पर या कच्चे फर्श पर गिराया जाए तो कच्चा फर्श या रेत जो है वो थोड़ा सा धंसता है नीचे की ओर। ठीक है, धंसने के कारण समय का मान बढ़ जाता है, फलस्वरूप प्लेट के द्वारा लगाए गए बल का मान कम हो जाता है, जिससे कच्चे फर्श पर कांच का प्लेट नहीं टूटता। स्टूडेंट, कच्चे फर्श पर अगर बल लगता है तो वो ऐसे धंसता है, लेकिन पक्का फर्श बिल्कुल नहीं धंसता, ध्यान रखिएगा। सेम व्यवस्था कूदने वाले में भी, जंप करने वाले में भी बता सकते हैं कि पक्के फर्श पर जंप करने पर समय का मान कम हो जाता है और बल का मान बढ़ जाता है, जिस कारण व्यक्ति को चोट लगता है। जबकि कच्चे फर्श पर कूदने पर या जंप करने पर समय का मान बढ़ जाता है और बल का मान कम हो जाता है, जिससे व्यक्ति को चोट नहीं लगती। सेम कारण आप सर्कस में भी बता सकते हैं कि जब कोई सर्कस वाला व्यक्ति जाल पर अर्थात नेट पर जंप करता है ऊपर से, तो जाल जो है वो नीचे की ओर दबता है, खिंचाता है, खिंचाव महसूस करता है, जिससे बल का मान कम हो जाता है और समय का मान बढ़ जाता है। फलस्वरूप जंप करने वाले व्यक्ति को तनिक भी चोट नहीं लगती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आज की क्लासेस थी और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए आज के इस डेरिवेशन चैप्टर, मौखिक चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अगर आप मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।